Welcome to Study with Zenith. For more videos, subscribe the channel and for latest update, follow us on Telegram and Instagram. अगर आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जरूर चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे और ये कंडीशन है कि क्वेश्चन का आंसर ना वही देना है जो पहले दिमाग में आंसर आएगा। ठीक है, तुरंत वो आंसर आपने टाइप करके कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मान लो आप रास्ते पे जा रहे हैं, ला 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 ला। अब यहाँ पर आपको एक फोन पड़ा हुआ मिला है। अब वो कोई आम फोन नहीं है, वो है एप्पल का आईफोन 11 प्रो है। ठीक है, अब आप बताइए कि आपने इस फोन को जैसे ही देखा, आसपास कोई और नहीं है आपके अलावा, तो अब आपका क्या स्टेप होगा? क्या आप इस फोन को अपने पास रख लेंगे कि भाई अब तो मजा आ गया, अब तो हम कॉलेज जाएंगे, शॉप करेंगे, ये देखो देखो हमारे पास एप्पल का आईफोन है भाई। तो क्या आप ऐसा करेंगे या फिर आप ऐसा करेंगे कि भाई ये आईफोन जिसका है उसको लौटाने के लिए वो हर एक प्रयत्न करेंगे जो कि जरूरी है, जिससे ये फोन उसके ऑनर तक पहुंचाया जा सकता है। तो जल्दी बताइए कि आप क्या करेंगे। तो भाई जो ये सेकंड स्टेप चूज करेंगे कि भाई हम वो हर एक कोशिश करेंगे कि ये फोन उस ऑनर तक पहुंचाया जा सके जिसका है, वो यहाँ पर सेफ कैटेगरी में है। जो इस फोन को लेकर जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहां जाकर देते हैं कि सर ये हमें फोन पड़ा हुआ मिला है, कि आप कोशिश करिए कि इसका ऑनर मिल पाए, हम इसको लौटा पाए। ठीक है, तो वो यहाँ पर सेफ हैं। लेकिन वो लोग जो खुराफाती हैं, जो ये सोचेंगे कि भाई अब तो मजा आ गया, अब तो फोन ये जाएगा जेब में और अब हम जाएंगे अपने कॉलेज, सबको दिखाएंगे ये देखो हमारे पास एप्पल का आईफोन है, यहाँ पर वो लोग सेफ नहीं है। उन्होंने यहाँ पर एक ऑफेंस कमिट कर दिया है। ऑफेंस कौन सा कमिट किया है? ऑफेंस कमिट किया है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। फोन उठाया, पहले तो उठाते टाइम चलो दिमाग में आ जाता है कि हम ना जिसका है उसको लौटा देंगे, भाई हम बहुत शरीफ आदमी हैं, जिसका है उसको लौटा देंगे। अब यहाँ पर 1-2 दिन तक मान लो हमने अपने पास रखा, हम सोच रहे चलो कॉल आएगा कॉल आएगा। अब कॉल आ गया, जैसे कॉल आया हमारा दिल धक धक करने लग जाएगा, अरे ठीक क्यों आ गया कॉल। अब कॉल आ गया, अब कॉल आया तो उन्होंने कहा कि भाई हमें हमारा फ़ोन चाहिए, कि आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, आप हमें लौटा देंगे। तो हमने कहा ठीक है आइए आप। हमने उसको गलत एड्रेस बता दिया। अब उसके बाद हमने सोचा नहीं अब तो हमें इस फ़ोन को नहीं देना। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना कि हमारी इंटेंशन सही होती है, स्टार्टिंग में हम सोचते हैं, मतलब बेसिकली कई लोगों के साथ ऐसा होता है भाई, स्टार्टिंग में सोचते हैं कि हम लौटा देंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके हम सोचते हैं नहीं यार क्या करना, लौटा के अपने पास ही रख लेते हैं ना, मज़ा आ जाएगा, इतना अच्छा फ़ोन हमारे पास आ जाएगा। ये सोच के आप अपने पास रख लेते हैं। फिर आपने मतलब कोशिश की थोड़ी सी, लेकिन फिर एंड टाइम पर जब ऑनर ने कहा कि अब तो मैं आने वाला हूँ, कि मैं पहुँच गया हूँ, आप यहाँ पर आकर दे दीजिए फ़ोन, तब आपने क्या किया? तुरंत भाई अब तो सिम विम निकाल के फेंक देता हूँ, सिम विम निकाल के आपने फेंक दिया। अब फेंक दिया, अब बस अपने यूज़ के लिए उसको रख लिया। तो यहाँ पर आप बच नहीं सकते हैं, यहाँ पर आप पनिशेबल हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि आपने यहाँ पर संपत्ति का दुर्विनियोग कर दिया है। तो आइए जानते हैं सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी के बारे में। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2 सेक्शन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक हो गया सेक्शन 403 एंड 404। ये दोनों ही सेक्शन क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी क्या करता है, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लिखा है ना यहाँ पे, बस समझ जाओ मूवेबल के अलावा कोई और प्रॉपर्टी की बात नहीं की गई है, चल संपत्ति की बात की गई है। ये हमेशा ध्यान रखना, सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी के तहत मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है। ये आपका प्री में कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो कह रहे हैं कि जो कोई भी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, किसी चल संपत्ति को क्या करता है, डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट करता है या फिर उसको कन्वर्ट कर लेता है अपने यूज के लिए, खुद के यूज के लिए। मतलब किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को जो कोई भी डिसऑनेस्टली या तो मिस एप्रोप्रिएट करता है या फिर कन्वर्ट कर लेता है अपने यूज के लिए। मिस एप्रोप्रिएट मतलब दुर्विनियोग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया ना अभी स्टार्टिंग में, उस तरीके से अपने पास रख लिया आईफोन, तो ये चीज हो गया मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से, या फिर जैसे कि मान लो अगर हम कन्वर्ट की बात करें कि एक घर में गए थे आप शादी ब्याह में, अब घर के बाहर जैसे आप आए चौखट पर घर की, तो वहाँ पर एक सोने का नेकलेस पड़ा हुआ था। आपने देखा इधर उधर कोई भी नहीं है, तो फिर आपने सोचा चलो कोई बात नहीं रख लेते हैं। आपने पहले सोचा कि कोई बोलेगा यहाँ पर कि भाई हमारा नेकलेस खो गया है तो मैं लौटा दूंगा, बट यहाँ पर अभी किसी ने बोला ही नहीं कुछ। तो यहाँ पर आपकी कोशिश होनी चाहिए ना कि आपने पूछना चाहिए, पार्टी में अनाउंस करवाना चाहिए कि एक नेकलेस खो गया है, जिसका है वो आकर ले लो। तो यहाँ पर आपने तो ये किया ही नहीं। तो यहाँ पर आपने इस नेकलेस को अपने जेब में रख लिया
और अब अपनी तरफ से कोशिश नहीं की, बस ये सोचा कि भाई कोई ना कोई बोलेगा कि भाई हमारा नेकलेस खो दिया, तब लौटा देंगे, वरना अपने पास ही रख लेंगे बिंदास होके, इसको अपने हाथों की ईयरिंग वगैरह बनवा देंगे। या फिर आपने सोचा कि अपनी गर्लफ्रेंड को, मतलब इस नेकलेस को पिघलवा कर कोई अच्छा सा डिजाइन बनवा कर अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर देंगे, आपने ये सोच लिया। अब यहाँ पर आपने क्या किया, इस नेकलेस को पिघलवा कर क्या कर दिया, एक अच्छा सा लॉकेट टाइप बनवा दिया, जो भी बनवा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपने इस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया ना अपने यूज के लिए, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को तोहफे के रूप में देने के लिए इसका प्रयोग कर दिया है। तो यहाँ पर आपने भी क्या किया है, आप भी कर रहे हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो कोई भी ये करता है डिसऑनेस्टली, क्या करता है, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट करता है या फिर कन्वर्ट करता है अपने ही यूज के लिए, वो यहाँ पर पनिशेबल होता है विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 2 सालों तक, या फिर विद फाइन, या फिर विद बोथ। यहाँ पर एक केस हम डिस्कस करेंगे, केस का नाम है सम्राट वर्सेस रजा हुसैन, 1904 का केस है, तो इसको नोट कर लेना आप। इस केस में हुआ क्या था कि ए एंड बी ये दोनों ही बनारस के शहर में एक गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे या फिर गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो ए महिला थी, इसके पास एक टिकट था अयोध्या का, बट जो बी है उसके पास टिकट था बनारस छावनी का। अब यहाँ पर जो ए है वो खुद जाती है बी के पास, कहती है अरे भैया हमारा टिकट देख दो कि ये सही है या नहीं, ये गलत टिकट तो नहीं दे दिया है हमें टीटी साहब। तो यहाँ पर ये जाती है इसके पास, ये कहती है कि भैया हमारा टिकट देख दो कि कहीं ये गलत तो नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं गलत टिकट तो नहीं मिल गया हमें। अब ये टिकट देखता है, वो कहता है अरे वाह, इसके पास तो अयोध्या जाने का टिकट है। अब वो क्या करता है, उसको छावनी का टिकट दे देता है, बनारस छावनी का, और उसका टिकट अपने पास रख लेता है। मतलब जो बी है उसने ए को टिकट लौटाने के बजाय उससे अपना टिकट दे दिया, और जो ए का टिकट है वो अपने पास रख लिया। तो इस केस में ये निर्णय आया कि भाई ये जो बी है इसने क्या किया है, इसने कमिट किया है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। ये आपका सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी के तहत लायबल है। यहाँ पर थेफ्ट की अगर हम बात करें, जैसे कि सेक्शन 378 में बताया गया है, तो थेफ्ट के केस में ऐसा होता है कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान रखना कि दोनों ही सेक्शन में, सेक्शन 378 में एंड सेक्शन 403 में बात की गई है मूवेबल प्रॉपर्टी की। तो सेक्शन 378 ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के पोजेशन से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टी आशय से हटाता है, रिमूव करता है, ले जाता है, देन इन दैट कंडीशन ये कहा जाएगा कि वो थेफ्ट किया है। वो भी तब जब वो जिसका पोजेशन है उस मूवेबल प्रॉपर्टी में उसकी कंसेंट के बिना उसको ले जा रहा है, देन इन दैट कंडीशन वो थेफ्ट का ऑफेंस है। बट अगर मान लो ऐसा होता है कि भाई ये डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं कि भाई पोजेशन किसका है प्रॉपर्टी में, मान लो कोई पर्स पड़ा हुआ है रास्ते में, तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति लेकर जा रहा है, उस पर्स को उठाता है और उसको अपने ही यूज के लिए यूज कर लेता है, या फिर जो उसके अंदर पैसे उनको खर्च कर देता है, तो यहाँ पर इन दैट कंडीशन वो पर्सन यहाँ पर थेफ्ट के लिए लायबल नहीं होगा, बिकॉज पोजेशन किसी का था ही नहीं उस पर्स के ऊपर। अब उसने उठा लिया, तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने किया है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। और यहाँ पर इन दोनों कंडीशंस में होती है मूवेबल प्रॉपर्टी ही, बट थेफ्ट के केस में पोजेशन से ले जाया जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द, जिसके पोजेशन में वो चीज़ थी, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। थेफ्ट के केस में किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को ले जाया जाता है, बट इन द केस ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किसी का कोई पोजेशन ही नहीं होता है, तो भाई कंसेंट की तो बात बहुत ही अलग है, कंसेंट की तो बात यहाँ पर उठती नहीं है। यहाँ पर जो मूवेबल प्रॉपर्टी उठाई गई है उसके ऊपर किसी का पोजेशन होता ही नहीं है। तो भाई अगर वो आदमी जो उठाया है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, अगर वो ये एंडेवर करता है कि भाई जिसकी है उसको वो लौटा देता है, वो सेफ है, बट वो अगर अपने ही यूज़ के लिए रख लेता है उसको, या फिर उसको कन्वर्ट कर देता है अपने यूज़ के लिए, देन इन दैट कंडीशन उसका जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट है ना, तो अब वो यहाँ पर लायबल होगा किस चीज़ के लिए, वो यहाँ पर लायबल होगा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किए जाने वाले अपराध के लिए। जैसे कि यहाँ पर जो, अब अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो पहला दिया गया है इसको आप अगर पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, ये कहना चाह रहा है कि भाई जो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ये जो होता है ये परमानेंट भी हो सकता है और ये टेम्पररी भी हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो ए है उसको एक गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट पड़ा हुआ मिलता है जो कि जेड का होता है, उसके ऊपर ब्लैंक एंडोर्समेंट होता है और जो ए है वो जानता है कि भाई ये तो जेड का है। अब यहाँ पर वो क्या कर देता है, इसको लोन के लिए सिक्योरिटी के रूप में गिरवी कर देता है बैंकर के पास। अब उसका इंटेंशन ये था कि भाई फ्यूचर में वो उसको रिस्टोर करके वापस जेड को दे देगा। अब भले ही वो फ्यूचर में उसको रिस्टोर करके वापस जेड को दे देगा, टेम्पररी ही उसने क्या किया, उसका यूज किया, बट यहाँ पर फिर भी वो लायबल होगा फॉर द ऑफेंस जो कि आपका सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी में बताया गया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जैसे कि मान लो जो ए है वो एक मकान मालिक है और जो बी है वो एक किराएदार है। अब यहाँ पर जो बी है अब वो कहीं गया हुआ था बाहर, अब जैसे कि लॉकडाउन हुआ तो वो फंस गया वहाँ पे। अब वो वापस अपने कमरे पे नहीं आ पाया जहाँ पे वो किराए पे रहता था। अब जो ए है उसने सोचा कि भाई जो बी के कमरे के बाहर वो झाड़ू भूल गया था, अब वो उस झाड़ू का यूज़ करेगा, अपने घर में पूरी सफाई सुफाई करेगा। अब जो ए है वो झाड़ू झूड़ू लगाया पूरे घर में, उसकी झाड़ू को उसने 3-4 महीने तक यूज़ किया। अब उसकी झाड़ू जितनी बड़ी थी ना, अब क्या हो गई है, झाड़ू छोटी हो गई है। अब जैसे ही अब लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा करके खुल रहा है तो अब मान लो बी वापस आ गया। अब जब बी वापस आया तो उसने देखा बे मेरी झाड़ू इतनी छोटी कैसे हो गई। तो फिर यहाँ पर अब ये जो चीज़ है, अब आपने क्या किया, पहले झाड़ू को यूज़ कर लिया, अब उसके बाद जैसे बी वापस आया उसके आने से पहले वहां पर रख दी। तो यहाँ पर आपने भले ही टेम्पररी क्या किया है, मिस एप्रोप्रिएशन किया है दूसरे की प्रॉपर्टी का, बट आप यहाँ पर लायबल हैं, आप लायबल होंगे सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी के तहत। देखो ऐसा होता है कि कई बार जाने अनजाने में हम ऐसी चीजें कर जाते हैं जो कि एक ऑफेंस है, बट हमारा जो दिल है ना, ये जो दिल होता है ना, ये हर चीज बता देता है कि क्या गलत है क्या सही है। आप किसी को दुख पहुंचाते हैं ना, आपके दिमाग में आपके दिल में ये बात आती है कि भाई आप गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गलत हो। तो जो ये हमारा दिल होता है ना, ये हमें पहले ही बता देता है कि क्या चीज़ गलत है क्या सही है, हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। ये लैंडलॉर्ड है जब ये झाड़ू उठाकर लेकर आया तब इसके दिमाग में आया होगा ये चीज़ कि भाई ये चीज़ गलत है, बट जो बुरी आत्मा होती है ना हमारे अंदर ही होती है, वो कहते हैं नहीं गलत नहीं है। तो हमारे अंदर दो होती हैं चीज़ें, एक होती है सच्ची आत्मा, एक होती है बुरी आत्मा। बुरी आत्मा हमें गलत चीज़ों की तरफ लेकर जाती है और जो सच्ची आत्मा होती है वो हमें सही चीज़ों की तरफ लेकर जाती है। लेकिन जो बुरी आत्मा होती है ना, वो हमारी जो अच्छी आत्मा होती है उसके ऊपर भावी हो जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई हर व्यक्ति को पता होता है कि वो जो चीज़, अगर कोई चीज़ वो गलत कर रहा है तो उसको पता होता है कि वो चीज़ जो वो कर रहा है वो गलत है। कहने का मतलब है ये। सेकंड एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को मान लो कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई मिली है ऐसी जिसके ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति का पोजेशन नहीं है, तो अगर वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के ऑनर के लिए उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से या फिर उसको उस ऑनर को लौटाने के उद्देश्य से उस प्रॉपर्टी को जो कि उसको पड़ी हुई मिली है जिसके ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति का पोजेशन नहीं है ले लेता है, और यहाँ पर वो ऐसा डिसऑनेस्टली नहीं किया है, उस प्रॉपर्टी को उसने डिसऑनेस्टली नहीं लिया है, ना ही उसने उसको डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट किया है, तो यहाँ पर वो कोई ऑफेंस नहीं किया है। बट वो यहाँ पर सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी के तहत जो ऑफेंस डिफाइन किया गया है उसका दोषी है अगर वह उस प्रॉपर्टी के ऑनर को जानते हुए या फिर उसको डिस्कवर करने के मीन्स के होते हुए, मतलब उसके पास साधन था कि भाई वो ये पता लगा सकता था कि भाई उस प्रॉपर्टी का ऑनर है, तो इस चीज़ के बावजूद भी, या फिर बिफोर ही हैज़ यूज्ड reasonable means to discover and give notice to the owner and has kept the property a reasonable time to enable the owner to claim it। मतलब कि जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है उसको डिस्कवर करने के लिए और नोटिस देने के लिए जो रीजनेबल तरीका है, जो रीजनेबल मीन्स है उसको उपयोग लाने में, और उसके जो प्रॉपर्टी का जो ऑनर है वो अगर क्या करता है उसकी मांग करता है, उसका क्लेम करता है, तो भाई उसका क्लेम करने के लिए जो टाइम है वो रीजनेबल टाइम जब तक कि वो क्लेम कर सकता है, इतना रीजनेबल टाइम तक, ठीक है, कोई वेट ही नहीं किया गया है। कहने का मतलब ये है क्या कर दिया गया, उस रीजनेबल टाइम से पहले ही क्या कर दिया है, जो प्रॉपर्टी है उसका एप्रोप्रिएशन कर दिया, उसको विनियोजित कर लिया है। तो ऐसी दशा में वो व्यक्ति सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी के तहत जो ऑफेंस डिफाइन है वो उसका दोषी होगा। और यहाँ पर रीजनेबल तरीका क्या है और रीजनेबल टाइम क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ऐसे केसेस में। और यहाँ पर ये कहा गया है कि ये ज़रूरी नहीं है
कि भाई वो ये जानता हो, जो फाइंडर है प्रॉपर्टी जिसको मिली है वो ये जानता हो कि भाई इस प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है, या फिर वो ये जानता हो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन उस प्रॉपर्टी का ऑनर है। इतना ही सफिशिएंट है कि भाई जिस टाइम पर वो प्रॉपर्टी को अप्रोप्रिएट किया वो ये विश्वास नहीं करता था उस टाइम पर कि वो खुद उस प्रॉपर्टी का ओनर है, या फिर इन गुड फेथ बिलीव दैट द रियल ओनर कैन नॉट बी फाउंड। उस टाइम पर वो ये बिलीव किया गुड फेथ में कि भाई जो रियल ओनर है वो नहीं मिल सकता है। इतनी बात क्लियर। जैसे कि यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा जाता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी जैसे कि हाई रोड पर कोई रुपया पड़ा हुआ मिल जाता है, पैसे मिलते हैं पड़े हुए, तो भाई आप नहीं जानते हो कि किसके हैं वो, तो उस कंडीशन में आपने वो उठा लिया तो यहाँ पर आप लायबल नहीं होंगे सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी के तहत। ऐसा कई बार होता है, रास्ते में पैसे पड़े हुए मिलते हैं तो हम उठा लेते हैं, रख लेते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लायबल नहीं होंगे, बिकॉज राजमार्ग पर, हाई रोड्स पर पैसे जो मिलते हैं पड़े हुए, अगर हम पूछेंगे बिना कि ये किसके हैं तो 50 हाथ खड़े हो जाएंगे, हर कोई कहेगा हमारे 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 हैं। तो ये डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है कि भाई ये हैं किसके, ये किसको बिलोंग करते हैं पैसे, तो ये चीज़ डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर कोई पर्स पड़ा हुआ मिल जाए जिसमें आधार कार्ड पड़ा हुआ है उस व्यक्ति का जिसका पर्स है, तब आप उसका क्या कर रहे हो, मिस एप्रोप्रिएशन कर रहे हो, उसमें से पैसे निकाल के यूज़ कर लिए, क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति का यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ पड़ा हुआ है, इससे आप पता लगा सकते हो कि भाई वो पर्स किसका है, उसको आप लौटा सकते हो वो पर्स। तो इन दैट कंडीशन अगर आप उसको मिस एप्रोप्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आप लायबल होंगे सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी के तहत। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है डी इलस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट है ये, कि जो ए है वो ये देखता है कि जेड का जो पर्स है वो गिर जाता है, ठीक है, उसके पॉकेट से गिर गया। अब यहाँ पर उसमें मनी भी होता है, पैसे भी होते हैं, तो अब जो ए है वो पर्स को इस इंटेंशन से उठाता है कि वो जेड को वापस कर देगा, तो यहाँ पर वो गिल्टी नहीं है अभी। बट जैसे ही वो उसको अप्रोप्रिएट करता है अपने यूज़ के लिए, उसमें से पैसे खर्च कर दिए उसने, तो यहाँ पर जो ए है वो लायबल होगा किसके लिए, वो लायबल होगा सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी के तहत, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है कि जो ए है वो एक पर्स पाता है जिसमें पैसे होते हैं, वो नहीं जानता है कि वो किसका है, बाद में उसको ये पता चलता है कि भाई ये तो जेड का है। अब पता लगने के बावजूद भी वो क्या कर देता है, उसमें जो मनी वगैरह उसको खर्च कर लेता है, अप्रोप्रिएट कर लेता है अपने यूज़ के लिए। तो यहाँ पर जो ए है वो गिल्टी होगा किसके लिए, वो गिल्टी होगा उस ऑफेंस के लिए जो कि यहाँ पर बताया गया है सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी के तहत। नेक्स्ट है कि जो ए है उसको एक वैल्यूएबल रिंग मिलती है, एक अंगूठी मिलती है, एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी हुई मिलती है, वह नहीं जानता कि भाई वो किसकी है। अब यहाँ पर जो ए है वो तुरंत बिना ये कोशिश किए कि जो ऑनर है उसको डिस्कवर करे बेच देता है उस अंगूठी को, तो जो ए है वो यहाँ पर लायबल होगा सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी के तहत। यहाँ पर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें इस ऑफेंस की, तो ये आपका ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब असंज्ञ अपराध है, यानी कि विदाउट वारंट आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि इट इज़ लेस ग्रेव इन नेचर, इतना ज़्यादा गंभीर प्रकृति का ऑफेंस नहीं है ये। बेलेबल है, बेल मिल जाती है, बेल मिलती है आपकी जो प्रोसीजर दिया गया ना सीआरपीसी में सेक्शन 436 उस सेक्शन के तहत आपको बेल मिलती है। अब यहाँ पर इस ऑफेंस का ट्रायल हो सकता है, किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष इस ऑफेंस का ट्रायल चल सकता है, विचारण चल सकता है। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि इसका जो प्रॉपर्टी का जो ऑनर है वो अगर क्या कर देता है, इसको कंपाउंड कर देता है, आपको माफ़ी दे देता है, तो ये क्षमनीय अपराध है, क्षमा मिल जाएगी। बट यहाँ पर क्षमा मिलेगी विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, यानी कि सेक्शन 320 में जो दो लिस्ट दी गई है ना जिसमें कंपाउंडेबल ऑफेंस बताए गए हैं, तो जो सेकंड लिस्ट है उसमें आपका ये वाला ऑफेंस भी इंक्लूडेड है, जिसके तहत आप इस ऑफेंस को कंपाउंड करवा सकते हैं उस व्यक्ति से जो कि प्रॉपर्टी का ऑनर है, जिसकी प्रॉपर्टी को आपने मिस एप्रोप्रिएट किया है, उससे आप कह सकते हैं कि भाई हमें क्षमा कर दो, समझौता कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ही आप इसको कंपाउंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक केस था भागी राम डोम वर्सेस ए डोम 1988 का। इस केस में हुआ क्या था, ये बात हेल्ड हुई थी कि फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी के तहत जो ऑफेंस है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो डिशोनेस इंटेंशन से ली गई हो। द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी मे कम
इनोसेंटली ऐसा हो सकता है कि आपने प्रॉपर्टी उठाई, आपने सोचा कि भाई अभी तो हम मतलब क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को मतलब जो इसका ऑनर है उस तक पहुंचा देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आपकी जो इंटेंशन है वो इनोसेंट हो सकती है, बट सब्सिक्वेंटली आपकी इंटेंशन चेंज हो सकती है। आप ये सोच सकते हो कि भाई क्यों लौटानी, अपने पास रखते हैं ना, ऐसे सोच सकते हो आप। तो बाद में भी आपकी क्या हो सकती है, इंटेंशन चेंज हो सकती है। तो उस पॉइंट पर जैसी आपकी इंटेंशन चेंज होगी, डिशनलेस इंटेंशन हो जाएगी, आप लायबल होंगे सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी के तहत। सेक्शन 404 ऑफ आईपीसी, यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई क्या करता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पोजेशन में है किसी डिसीज पर्सन के, वो भी तब जब वो मरा था ना, जब उसकी डेथ हुई उस टाइम पर उस मृतक के पोजेशन में जो प्रॉपर्टी है उसको अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट करता है, तो इन दैट कंडीशन वो यहाँ पर लायबल होगा सेक्शन 404 ऑफ आईपीसी के तहत। अगर वो उस प्रॉपर्टी को जो कि डिसीज पर्सन के कब्जे में थी उस टाइम पर जो वो मरा था, उसको डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट करता या फिर कन्वर्ट कर लेता अपने यूज़ के लिए ही, तो वो यहाँ पर पनिशेबल होगा सेक्शन 404 ऑफ आईपीसी के तहत। कहते हैं कि जो कोई भी या तो डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट करता है या फिर डिसऑनेस्टली कन्वर्ट कर लेता है अपने ही यूज़ के लिए किसी प्रॉपर्टी को, इस नॉलेज के साथ कि भाई ऐसी प्रॉपर्टी किसी डिसीज पर्सन के पोजेशन में थी उस टाइम पर जब वो मरा था, एंड सिंस देन ही हैज़ नॉट बीन इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन हु इज़ लीगली एंटाइटल्ड टू सच पोजेशन, और तब से वो उस व्यक्ति के पोजेशन में नहीं है जिसका पोजेशन रखने के लिए वो व्यक्ति लीगली इंटाइटल है, उसके पोजेशन में वो नहीं है। देन इन दैट कंडीशन, जैसे कि मान लो होता क्या है कि कोई व्यक्ति मर गया, अब यहाँ पर कोई खड़ा है, वो उसकी सामान सुमन ले गया, भाई ये चीज़ गलत है, ये यहाँ पर आप पनिशेबल होंगे सेक्शन 404 ऑफ आईपीसी के तहत। बिकॉज ये प्रॉपर्टी के लिए कौन व्यक्ति इंटाइटल है, जो भाई लीगली इंटाइटल है, जो भी इसके एयर्स वगैरह हैं, जो भी इसके रिलेटिव वगैरह हैं, वो इस चीज़ के लिए इंटाइटल है, वो लेके जाएं इस चीज़ को। आप कौन होते हो उसको ले जाने वाले? तो आपकी बात की जा रही है यहाँ पे ये कि भाई अगर आप इसको प्रॉपर्टी को ले गए हैं डिसीज के पास से, डिसीज के कब्जे में थी, उठाकर ले गए और फिर आप इसको ले गए हैं और आपने इसको या तो मिस एप्रोप्रिएशन कर दिया इसका डिसऑनेस्टली, या फिर डिसऑनेस्टली इसको आपने अपने यूज़ के लिए कन्वर्ट कर लिया है, तो यहाँ पर आप लायबल होंगे उतने अवधि के सिंपल या फिर कठोरतम रिग्रस कारावास के लिए जो कि एक्सटेंड होगा 3 सालों तक, और आप फाइन देने के लिए भी लायबल होंगे। अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि भाई जो ऑफेंडर है वो कौन होता है, वो जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसके द्वारा एम्प्लॉयड किया गया कोई क्लर्क है या फिर सर्वेंट है, तो इस कंडीशन में जो ये ऑफेंडर है ना, इसके लिए इम्प्रिजमेंट थोड़ी इन्हांस किया गया है। उसके लिए यहाँ पर पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट उतनी जो कि एक्सटेंड हो सकेगी 7 सालों तक। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि कोई मर गया डिसीज, आपने फ़ायदा उठा लिया, उसके पोजेशन में जो चीज़ थी वो ले गए। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन 404 में एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है। यही इलस्ट्रेशन है कि क्या बोलते हैं कि जो जेड है वो मर जाता है, और जब वो मरता है तो उस टाइम पर उसके पास क्या क्या चीज़ थी, फर्नीचर वगैरह था, कुछ मनी वगैरह थी। तो अब उसका जो नौकर है वो क्या करता है, नौकर है उसका ए, नौकर वो क्या करता है, जो सर्वेंट है वो क्या करता है, वो पहले इससे पहले कि भाई जो इसके रिलेटिव हैं या फिर इसके जो बाल बच्चे हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो कि इसकी प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए अब एंटाइटल होंगे, वो लोग आए और इस प्रॉपर्टी का पोजेशन लें, क्या कर देता है, जो ए है इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो फर्नीचर और जो मनी है, उसको मिस एप्रोप्रिएट कर देता है, डिसऑनेस्टली उसका मिस एप्रोप्रिएशन कर देता है। तो यहाँ पर जो ए है वो लायबल होगा सेक्शन 404 ऑफ आईपीसी के तहत। अब यहाँ पर ये जो शब्द यूज़ हुआ है इस सेक्शन में प्रॉपर्टी, इसको लेकर इतनी बहस हो चुकी है अलग अलग हाई कोर्ट में कि भाई इसका मतलब दोनों है। कोई कहता है कि इसका मतलब मूवेबल ही है सिर्फ, कोई कहता है कि इसका मतलब मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। तो बेसिकली अंतर दोनों सेक्शन में यही है, सेक्शन 404 एंड सेक्शन 403, इन दोनों सेक्शन में अंतर ये है कि सेक्शन 403 में सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है और सेक्शन 404 में बात की गई है सिर्फ
एक टर्म यूज कर दिया है प्रॉपर्टी, जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी इंक्लूड होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर अलग अलग हाई कोर्ट्स में इस चीज को लेकर मतभेद था। अलग अलग हाई कोर्ट्स ने ये निर्णय दिया कि भाई इस सेक्शन में ये जो प्रॉपर्टी टर्म यूज हुई है ये सिर्फ लिमिटेड है मूवेबल प्रॉपर्टी तक ही। बट एक केस था, आप नोट कर लेना, केस का नाम है मल्लेला सेथरनेया वर्सेस आंध्र प्रदेश। ये आपका 1989 का केस था। इस केस में ये बात हेल्ड हुई थी कि सेक्शन 404 में ये जो टर्म यूज हुई है ना प्रॉपर्टी, इस शब्द को यूज करके कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है कि भाई यहाँ पर सिर्फ चल संपत्ति की बात की गई है। यहाँ पर चाहे संपत्ति चल हो या अचल हो, मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो, दोनों तरह की संपत्ति की बात की गई है। दोनों तरह की संपत्ति के ऊपर आपका सेक्शन 404 लागू होता है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑफेंस है आपका सेक्शन 404 ऑफ आईपीसी के तहत नॉन कॉग्निजेबल है, असंज्ञेय अपराध है, विदाउट वारंट आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बेलेबल है, बेल मिल जाती है, नॉन कंपाउंडेबल है, ये यहाँ पर समझौता नहीं होएगा, यहाँ पे ये आपको अपराध के लिए क्षमा नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसका जो ट्रायल है वो चलेगा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की अदालत में, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के समक्ष इस ऑफेंस का विचारण होगा। आई होप आपको ये दोनों के दोनों सेक्शन आज के वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जो कॉर्नर में बना हुआ आता है। इससे ये फायदा रहता है कि भाई जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। वीडियो को लाइक कर दो और हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है स्टडी गो विद जीनत के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहां पर हम अपने चैनल के बारे में हर एक अपडेट आपसे साझा करते रहते हैं। और वहां पर जैसे ही आप ज्वाइन होंगे ना, वहां पे नीचे डिस्कस का एक बटन बना हुआ आता है, उस पर क्लिक करोगे तो आप एक ग्रुप में जुड़ जाएंगे। उस ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वहां पर आप कोई भी क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हे गाइस, जिस तरीके से हमने आईपीसी का वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है एंड जैसे ही वो एंड हो जाएगा तो अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, ई बुक तैयार कर रहे हैं इन सारे लेक्चर्स का जो कि हमने यूट्यूब पर प्रोवाइड किए हैं आईपीसी के। तो जैसे ही ई बुक तैयार हो जाएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी 15 अगस्त तक आपका आईपीसी का ई बुक तैयार कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को उसको परचेस करना है, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो उसको परचेस कर सकते हैं। उसको परचेस करने के लिए आपने क्या करना होगा, 15 अगस्त 2020 के बाद मुझे आपको मेरे ईमेल एड्रेस पर मेल करना होगा। मेरा ईमेल एड्रेस है znt70600@gmail.com और ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप एक बार देख सकते हैं। वहाँ पर आपने मुझे मेल करना होगा कि मैम हमें आईपीसी के नोट्स चाहिए। देन मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपने पे करना है और आपको आईपीसी का कंप्लीट वीडियो लेक्चर का ई बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आईपीसी के ई बुक का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ होगा। आपने 100 रुपीज़ मुझे पे करने होंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि एविडेंस का हमने ई बुक तैयार कर ही लिया है, पूरा हो चुका है। सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 167 तक के जो नोट्स हैं हमारे वीडियो लेक्चर के, अगर आपको वो चाहिए एक ही ई बुक में तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। वो भी 100 रुपये में मिलेगा और उसके लिए आपने मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे मेल करना होगा कि मैम हमें एविडेंस का ई बुक चाहिए। तब मैं आपको बता दूंगी कि इस तरीके से आपने पे करना है एंड देन आपको ई बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा।